Good morning students. Myself Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor Psychology. पिछले लेक्चर में जहां हम बात कर रहे थे विचलनशीलता की, डेविएशन की, और हमने डेविएशन का जो फर्स्ट तरीका था, पहला तरीका था प्रसार या रेंज, उसकी हमने बात की थी और किस तरीके से रेंज निकाली जाती है और किस तरीके से वह एक सबसे आसान विचलनशीलता का मापक है, वो हमने पढ़ा था। आज हम उसी विचलनशीलता को आगे बढ़ाते हुए विचलनशीलता का दूसरा माप, जिसे चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, उसकी बात करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? किसी भी वितरण के 75% से 25% प्राप्तांकों के बीच के आधे को चतुर्थक कहते हैं। यानी क्वार्टाइल जो है, चतुर्थक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, चौथा हिस्सा। अगर हम किसी भी डेटा को 100 के स्केल पे माने तो 100 के स्केल पर आपको 3 चतुर्थक मिलेंगे। 25% यानी कि जब आपका 0 से लेकर 25 तक आप पहुंचते हैं तो 25% पे या 25 जो परसेंटाइल है वहाँ पे आपका प्रथम चतुर्थक होता है। यानी वह पॉइंट जिससे नीचे 25% केसेस हों वो प्रथम चतुर्थक कहलाता है। उसके ऊपर जब आपका 50% या 50% तक पर पहुंचते हैं परसेंटाइल पर, यानी वह बिंदु जिसके नीचे 50% केसेस हों, वह पॉइंट आपका द्वितीय चतुर्थक कहलाता है। और इसी तरीके से जब आप 75 परसेंटाइल पे पहुंचते हैं, अर्थात वह पॉइंट जहां पर उसके नीचे, उस बिंदु के नीचे 75% उस डेटा के केसेस हों, तो वह तृतीय चतुर्थक कहलाता है। तो चतुर्थक निकालने के लिए आपको 25 और 75 जो चतुर्थक है उनके बीच का डिस्टेंस, उसको अगर आप आधा कर दें तो वह चतुर्थक कहलाता है। यानी Q3 तृतीय चतुर्थांक माइनस Q1 यानी प्रथम चतुर्थांक, इसको अगर आप आधा कर दें, यानी इन दोनों के बीच के अंतर को आधा कर दें डिवाइडेड बाय 2, तो वह क्वार्टाइल कहलाता है, चतुर्थक कहलाता है। और यही चतुर्थक जो विचलन हमें निकालना है, चतुर्थक विचलन, उसके लिए आपको पहले Q3 और फिर Q1 निकालने होंगे, उसके आधार पे निकलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, आप रेबर और रेबर की परिभाषा से भी इसे समझ सकते हैं। चतुर्थक विचलन का तात्पर्य तृतीय तथा प्रथम चतुर्थक के बीच अंतर के आधे से है। क्लियरली आपको बता रहा है। मैंने आपको बताया चतुर्थक क्या कहलाते हैं। किसी भी डेटा को यदि हम 100 परसेंटाइल पे ले लें तो 0 से 25 तक का प्रथम चतुर्थक, यानी आपका फर्स्ट क्वार्टाइल 25 पर आएगा, सेकंड क्वार्टाइल आपका 50 परसेंटाइल पे आएगा और थर्ड क्वार्टाइल आपका 75 परसेंटाइल पर आएगा। तो आपका 75 परसेंटाइल पे जो क्वार्टाइल है उसमें से यदि आप 25% जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसको अंतर को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा, और इस अंतर को यदि आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। तो यहाँ आपको क्लियर सूत्र में दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड, ये देखिए सूत्र में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है Q या QD से हम ले लें। QD इज इक्वल्स टू, इसको QD लिखिएगा, चतुर्थांक विचलन के लिए QD का सिंबल होता है। QD इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आपका QD यानी चतुर्थक विचलन और Q3 यानी तीसरा चतुर्थक और Q1 यानी कि पहला चतुर्थक, तो दोनों के अंतर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास QD आ जाएगा। तो इस तरीके से हम QD को समझ सकते हैं। अब हमें क्योंकि QD के लिए Q3 और Q1 चाहिए, तो हम यहाँ पर इसके चतुर्थक विचलन का परिकलन जो कैसे करेंगे इस सूत्र के द्वारा, वह जानने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Q1 का जो फॉर्मूला है वो आप देखिए, Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस N/4
माइनस कैपिटल F अपॉन FQ ब्रैकेट क्लोज इनटू I। अब इनमें इन सभी का मतलब जानना बहुत आवश्यक है। Q1 का मतलब आप समझ ही गए हैं, प्रथम चतुर्थांक जो कि यहाँ दे रखा है। और इसके लिए सबसे पहले आपको n/4, क्योंकि मैंने जैसे बताया आप जब चतुर्थांक की बात कर रहे हैं तो किसी भी आवृत्ति का चौथा हिस्सा आप जब ज्ञात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो डेटा है, आपको जो क्वेश्चन में डेटा मिला है उसमें प्रथम चतुर्थांक आने की संभावना किस ग्रुप में है। तो सबसे पहले आप n/4 पता कर लेंगे, यानी कि कुल बारंबारता का चौथा हिस्सा। उसके बाद जब आपको n/4 पता चल जाएगा तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें वह वर्गांतर आप ढूंढेंगे जिसमें n/4 आ रहा है। अर्थात आप आवृत्ति देखेंगे, सपोज़ आपकी आवृत्ति किसी भी क्वेश्चन में 50 है और आप उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको मैं एक बार के लिए 60 कर लूँ, 60 है और आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। तो आप देखेंगे कि जिस CI क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 25 के आसपास होगी या 25 से अधिक होगी, उसको आप क्लास इंटरवल को आप ले लेंगे और उसी के आधार पे पूरा LF और आपका FQ निकाला जाएगा। इसे हम आगे समझते हैं। देखिए, पहले आप पढ़ लीजिए इसका मीनिंग क्या है। L इज इक्वल्स टू जिस वर्गांतर में n/4 पड़ता है, जैसा मैंने अभी बताया कि n/4 यदि आपका 25 है तो आप देखेंगे कहाँ आ रहा है, उसकी वास्तविक सीमा, वास्तविक निम्न सीमा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट। दूसरा आप देखिए F, कैपिटल F की अगर हम बात करें तो कैपिटल F का मीनिंग क्या है, जिस वर्गांतर में n/4 पड़ता है उसके नीचे सभी वर्गांतर की बारंबारताओं का योगफल। इसे हम संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि आपने जिस तरीके से मीडियन में यानी कि माध्यिका में आपने संचयी आवृत्ति निकाली थी, वैसे ही यहाँ भी आपको संचयी आवृत्ति निकालनी होगी और उसी के बेसिस पे आपका F निकलेगा। और संचयी आवृत्ति हम कैसे निकालते हैं, आवृत्तियों को नीचे से जोड़ते हुए, अभी आप अगले एग्जाम्पल में देख लेंगे। FQ जिस वर्गांतर में n/4 पड़ता है उसकी बारंबारता या आवृत्ति, और I आपका वर्गांतर का आकार या वर्गांतर की लंबाई होती है। तो अब इसी तरीके से Q3 आप देख लें। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि जो आपने n/4 था यहाँ पे 3n/4 कर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे तृतीय चतुर्थक की बात कर रहे हैं। तो 3n/4 आप सबसे पहले निकाल लेंगे। वो जहाँ आएगा उसी वर्गांतर की सबसे निम्न सीमा, वास्तविक निम्न सीमा L हो जाएगी। उसी वर्गांतर के नीचे वाले सभी वर्गांतर का बारंबारताओं का योगफल जो है वो आपका F हो जाएगा, कैपिटल F। और जिस वर्गांतर में 3n/4 आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति नहीं, उसकी ओरिजिनल आवृत्ति जो है वो FQ हो जाएगा और I वही आपका वर्गांतर का आकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप Q1 और Q3 यानी कि Q3 माइनस Q1 जो आपका फॉर्मूला है उसमें आप Q3 और Q1 दोनों निकाल लेंगे और बाद में दोनों के अंतर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास QD आ जाएगा। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे ले रहे हैं। आप यहाँ पर ये उदाहरण देखिए जिसमें आपको, मैं एक सेकेंड, ये देखिए आपको इसमें वर्गांतर दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएगा। इतिहास मतलब उसका लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट आपको जो डेटा दिया होगा वो वर्गांतर और बारंबारता दे रखी होगी। तो इस तरीके से आपके पास पूरे वर्गांतर हैं और बारंबारता है। n यदि दे रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे सारी फ्रीक्वेंसी को टोटल करके आप n ज्ञात कर लेंगे। अब सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि आपको n/2 और n/3n/2 ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। n/4 और 3n/4 ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि आप Q1 आपका कहाँ आ रहा है और Q3 आपका कहाँ आएगा, इन चीज़ों को जानने के लिए ये दो आपको निकालने आवश्यक हैं।
तो सबसे पहले आप देखिए, आप क्या करेंगे, n/4 निकालेंगे, जैसा कि इसमें Q1 ज्ञात करने के लिए दे रखा है। Q1 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप n/4 ज्ञात करेंगे। n आपका क्योंकि 40 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 10 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 आपका, एक सेकेंड, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप 10 कैसे पता लगाएंगे, कहाँ आ रहा है। इसके लिए आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, जो कि इन्होंने यहाँ पे दी नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, संचयी आवृत्ति जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, नीचे से जोड़ते हुए चलेंगे। 2 + 4 कितना हुआ, 6 + 6 हो गया 12 + 5 हो गया आपका 17 + 6 हो गया आपका 23 + 7 हो गया आपका 30 + 5 हो गया 35 + 3 हो गया 38 और 38 + 2 हो गया आपका 40। तो इस तरीके से सबसे पहले आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तभी आपको पता चलेगा। ये सॉरी मैंने मिटा दिया, आप इसे नोट कर लें, फिर से मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। बिना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति के आप नहीं कर पाएंगे, आप वह ग्रुप नहीं पता कर पाएंगे जिसमें आपको Q1 और Q3 मिलेंगे। तो देखिए, वापस से मैं लिख रही हूँ, 2 + 4 6 + 6 + 6 12 + 5 17 + 6 23 + 7 30, इसको 30 करिए, 30 + 5 35 + 3 38 एंड 38 + 2 40। हमेशा ध्यान रखिए कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति, यहाँ मैं लिख देती हूँ, संचयी आवृत्ति, आवृत्ति के लिए जगह नहीं है, आप लिख लें, ये संचयी आवृत्ति है। तो संचयी आवृत्ति हमेशा जो लास्ट है वह आपके n के इक्विवेलेंट होगी। तो आप कहीं जोड़ने में गलती ना करें, इसका ध्यान रख लें। हमेशा संचयी आवृत्ति निकालने के लिए आप, एक सेकेंड, संचयी आवृत्ति निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा नीचे से ऊपर की तरह, ये छोटा नहीं हो रहा है, अब मैं हटाऊंगी तो ये फिर से हट जाएगा। चलिए एक सेकेंड, ओके, तो आप इनको ध्यान रख लीजिए, ये आपकी संचयी आवृत्ति है। अब आप इसके आधार पे, जैसा मैंने बताया कि आप सबसे पहले n/4 ज्ञात कर लेंगे, n/4। तो देखिए यहाँ पे 40/4 जब अपन ने किया तो वो 10 आया। तो 10 आप देखेंगे कहाँ आ रहा है, इस संचयी आवृत्ति में, यानी कि इस ग्रुप को आप ले लेंगे जिसमें आपका Q1 आएगा। क्योंकि ये देखिए 12 आ रहा है, 6 तक तो आप ले नहीं सकते, 6 के ऊपर जैसे जिसमें 10 इंक्लूड होगा वह ग्रुप आप ले लेंगे। इस ग्रुप से ही आपको, इस ग्रुप की जो सबसे लोअर लिमिट है, अभी हम आगे, ये जैसे ये 40 आपको दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी सबसे निम्नतम सीमा क्या होगी 40 की, 39.5, ये आपकी L हो जाएगा। और इसका कैपिटल F मैंने आपको बताया कि जिसमें Q1 गिर रहा है या n/4 आ रहा है, उसके नीचे वाले की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके कैपिटल F कहलाती है। और जिसमें आपकी ये ग्रुप n/4 है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी F, जो हमने बात की थी स्मॉल f की, वह आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास L, स्मॉल f, कैपिटल F तीनों आ गए। और I जो है वो आपका क्लास इंटरवल है, I जो है वो आपका क्लास इंटरवल का आकार है। तो यहाँ देखिए 30, 31, 32, 33 और 34, यानी कि I जो है वो आपके पास 5 है। तो इस तरीके से आपके पास सारी चीज़ें आ गई, L आ गया, कैपिटल F आ गया, स्मॉल f आ गया
और आपके पास आई आ गया, तो अब आप आसानी से Q1 ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए जैसा बताया था आपको यहाँ पे, क्योंकि Q1 आपका इस ग्रुप में आ रहा है, तो आप इस ग्रुप की L जो सबसे लोअर लिमिट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा L दे रखा है 39.5 जो मैंने आपको बताया। कैपिटल F जैसा कि यहाँ दिखाया था, कैपिटल F इसके नीचे वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मैंने संचयी आवृत्ति हटा दी है, 4 + 2 करके यहाँ पे 6 आ रहा था, वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई F। और FQ जिसमें n/4 आ रहा है उसी की फ्रीक्वेंसी, और I आपके पास 5 आ गया। तो अब आप सूत्र में मान रखकर सारा आप इस तरीके से, ये देखिए सूत्र में आप मान रख देंगे सारी चीज़ों का। L आपके पास है, F है, FQ है और I है। इन सब को आप यहाँ मान रख लेंगे और मान रख के आप निकाल लेंगे अपना आंसर, जो कि आपका आएगा Q1। इसी तरीके से आपको Q3 निकालना है, जिसके लिए आप क्या करेंगे, 3n/4 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3n/4, तो इसमें आपका 3n/4 30 आएगा। आप फिर से एक बार जाइए जहाँ मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके, तो आपको पता चल जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 कहाँ आ रही है। ये आपकी इस ग्रुप में 30 या 30 क्या, ये मैंने यहाँ किया था 35 करीब आ रहा है। तो यहाँ आप देख लेंगे ये वाला ग्रुप आपका Q3 आएगा। इसके अंदर इसकी मिनिमम लोअर लिमिट ले लेंगे, जो कि होगा 54.5। इसी तरीके से इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके नीचे वाले की आप ले लेंगे, वो हो जाएगा कैपिटल F, और इसी की फ्रीक्वेंसी को आप जो 7 है उसको ले लेंगे, वो हो जाएगा स्मॉल f। तो ये देखिए इस तरीके से आपको तीनों चीज़ें ये आ जाएगी। फिर से मैं बता रही हूँ, ये देखिए ये तीनों आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ही आएगा। इस प्रश्न में आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल नहीं रखी, जो सबसे बड़ी गलती है। आपको प्रश्न हल करने से पहले, अगर आप क्वाड्राइल डेविएशन का प्रश्न हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको संचयी आवृत्ति निकालनी होगी, जो मैंने आपको बता दिया। आप नीचे से चलेंगे, हमेशा छोटे वर्गांतर से, और फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए चलेंगे। तो ये देखिए आपके पास L है, F है, FQ है और I है। आप सूत्र में इन सब का मान रख देंगे, और इस तरीके से आपके पास जो है वो Q3 निकल आएगा। ये Q3 8.33 इसमें निकल आया है। अब आप, क्योंकि आपके पास दोनों तरीके Q3 आपके पास 59.5 निकल आया है। फिर से बता रही हूँ मैं, ये देखिए Q3 जो है आपके पास, ये Q3 59.5 निकल आया है। अब आपको क्वाड्राइल डेविएशन के सूत्र में मान रखना है, जो कि Q3 - Q1 है, दोनों आपके पास आ गए। डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, Q3 भी आपके पास है, Q1 भी है, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये आपके पास आंसर 8.33 आ गया। तो QD आपका आंसर जो है वो 8.33 आ जाता है। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से क्वाड्राइल डेविएशन निकाल सकते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ उपयोगिताएं और कुछ सीमाएं दे रखी है, जिनको हम पढ़ लेंगे। देखिए चतुर्थक विचलन विचलनशीलता का बहुत ही सरल माप है, जिसे बहुत आसानी से परिकलित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, पहले आपने परास, वो सबसे सरल था, और उसके आगे जो सरल है वो चतुर्थक विचलन ही है, क्योंकि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन। तो प्रसार की तुलना में चतुर्थक अधिक उपयोगी है, कारण प्रसार केवल 2 प्राप्तांकों का निरीक्षण पर आधारित होता है, जबकि चतुर्थक 50% प्राप्तांकों के निरीक्षण का उपयोग करता है। आप अब तक समझ ही चुके हैं कि हम इसमें Q1 और Q3 की बात कर रहे हैं, यानी कि 25 से 75 तक का जो बीच के अंक हैं, उनके ऊपर हमारा QD बेस्ड होता है। जबकि रेंज में आपने देखा था, सिर्फ हमारा अधिकतम और न्यूनतम अंक 2 अंकों पे ही वो आधारित होता है, बीच के जो डेटा हैं उस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये अधिक उपयोगी है, या हम कह दें इसमें निरीक्षण ज़्यादा कीन रहता है, बहुत कम से कम 50% प्राप्तांकों के ऊपर ये बेस्ड होता है। दूसरा देखिए, जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में माध्यिका का व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी हालत में विचलनशीलता की माप के रूप में चतुर्थक सबसे अधिक विश्वसनीय
सिद्ध होता है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि अगर आप केंद्रीय प्रवृत्ति में मीडियन को यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि मीडियन को निकालने का भी यही तरीका है, मीडियन या माध्यिका आप जानते हैं n/2, यानी जहाँ 50 परसेंटाइल आ रहा है, जिस बिंदु के नीचे 50% केसेस हों, वो मीडियन कहलाता है। और उसी तरीके से चतुर्थांक भी मीडियन की तरह से ही बटा हुआ होता है Q1, Q2, Q3 के अंदर। तो यह उस समय अधिक उपयोगी सिद्ध होता है जब हमने माध्यिका ज्ञात की हो। दूरतम प्राप्तांकों या निरीक्षणों का प्रभाव चतुर्थक पर नहीं पड़ता, ये आप जानते हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, अभी अपन ने परिकलन किया कि ये सिर्फ P25 से P75 के बीच के अंकों पे ही निर्भर करता है, Q1 से Q3 पे ही निर्भर करता है। बाकी 25% के नीचे के अंक और 75% के ऊपर के अंकों से इसे मतलब नहीं होता। अर्थात जो दूरतम अंक हैं उन पर ये निर्भर नहीं करता। ये भी इसकी एक विशेषता या गुण है। मुक्तोत्तर वितरण की स्थिति में विचलनशीलता की माप के रूप में चतुर्थक विचलन अधिक विश्वसनीय है। अब जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, यानी लास्ट के जो पॉइंट्स हैं, उन पे ये फोकस नहीं करता, पीछे के 25 और ऊपर के 25% अंकों पे फोकस नहीं करता। तो टर्मिनल एंड्स पे यदि अंकों में बदलाव भी हो जाए तो भी चतुर्थक विचलन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है। अब आप इसके दोष में देखिए, डाउनी और हीथ ने इसके कुछ दोष बताए हैं कि विचलन QD जो है वो वास्तव में विचलनशीलता का विश्वसनीय माप नहीं है। और कारण वो क्या देते हैं, क्योंकि यह वितरण के सभी प्राप्तांकों पर आधारित नहीं है। तो ये हम इसकी एक खूबी भी कह सकते हैं। खूबी इस आधार पे कि कई बार टर्मिनल जो हमारे डेटा होते हैं या टर्मिनल जो हमारे प्राप्तांक होते हैं वो बहुत वेरी करते हैं। हमारा पूरा डेटा एक जगह फोकस होता है। सपोज़ क्लास में 10 में से हम नंबर देना चाह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के नंबर हमारे पास 6, 7, 8, 6, 7, 8 पर होंगे, लेकिन किसी एक बच्चे का नंबर 1 है या एक बच्चे का नंबर 10 है, तो वो टर्मिनल जो हमारे डेटा होते हैं वो हमारी पूरी कैलकुलेशन को बिगाड़ देते हैं। तो ये एक तरीके से हेल्प भी कर रहा है कि हम टर्मिनल को छोड़ रहे हैं क्वाड्राइल डेविएशन में, लेकिन इसका मतलब ये हो गया हमने उन अंकों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी और उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एक तरीके से ये पूरा विश्वसनीय भी नहीं कहलाता, क्योंकि ये सभी अंकों को लेकर नहीं चलता। तो दूसरा जो इसकी क्या कहना चाहिए दोष है, वो है चतुर्थक विचलन पर प्रतिदर्श के घटबढ़ का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये यदि आपका सैंपल बड़ा या छोटा है उसका इफ़ेक्ट इस पर बहुत अधिक पड़ता है। इसकी वजह से भी कई बार हम इसे यूज़ नहीं करते। चतुर्थक विचलन का एक दोष ये भी है कि इसका उपयोग आगे गणितीय निरूपण में करना उचित नहीं है। देखा गया है कि जहाँ हमें हायर लेवल की स्टैटिस्टिक्स चाहिए या हमें किसी डेटा पे और आगे अलग अलग स्टैट्स लागू करनी है, तो हम चतुर्थक विचलन यूज़ नहीं लेते। वहाँ जनरली मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता है। चूँकि चतुर्थक विचलन माध्यिका से संबंधित है, इसलिए इसका उपयोग दूसरी परिस्थितियों में उचित नहीं होता। जैसा मैंने कहा, अगर आपका सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन पे आपने ले रखी है तो ही क्वाड्राइल डेविएशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा विचलनशीलता के लिए, अन्यथा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन पर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्राइल डेविएशन आप समझ चुके हैं। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि आप फिर से इस वाले पॉइंट पे आइए। मैं फिर से एक बार आपको लिख के दिखा रही हूँ कि आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति सबसे पहले निकालनी है, उसके बिना आप यह प्रश्न हल ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से निकालेंगे संचयी आवृत्ति। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, 2 में आपने 4 जोड़ा 6 में आपने 6 जोड़ा 12 में आपने 5 जोड़ा 17 में आपने 6 जोड़ा 23 में आपने 7 जोड़ा 30 में आपने 5 जोड़ा 35, सॉरी इसको 35 कर लें, 35 में आपने 3 जोड़ा 38 और 38 में आपने 2 जोड़ा 40। क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट है
क्वार्टाइल डेविएशन के लिए। इसके बिना आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। आप अपनी बुक्स में देखिएगा, हर क्वार्टाइल डेविएशन में आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साइड में दे रखी होगी, वह निकाल के ही आप प्रश्न को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।